अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर्स कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन, यानी वीडियो सोल्यूशन ऑफ द टेस्ट नंबर 3, जिसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। योर्स कोचिंग एकेडमी का जो टेस्ट होता है, उसकी 3 किस्म का सोल्यूशन आपको मिलता है। नंबर 1 फिजिकल सोल्यूशन, जब आप टेस्ट के लिए आते हैं वहां पर मैं और आप हम डिस्कस करते हैं 1 to 1, डिस्कस करते हैं। किसी भी एमसीक्यू में मसला होता है या कोई ऐसा एमसीक्यू जो कि आप हल कराना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, या एक एमसीक्यू के साथ बहुत सारे एमसीक्यूज के ऑप्शन या पॉसिबल एमसीक्यू सब हम बताते हैं। नंबर 2 आपको एक सोल्यूशन कॉपी मिलती है जहां पर आपको हर एक एमसीक्यू बिल्कुल सोल्यूशन फॉर्म में मिलता है और हर एक एमसीक्यू को डिटेल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा होता है। नंबर 3 आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है जहां पर मैं खड़ा हूं आपको। मेरा नाम है अली सुदैस। 14 ईयर्स मैंने एमडीकैट और एंटी टेस्ट पढ़ाया है। सिर्फ एमडीकैट नहीं, ईटा, एमडीकैट, नम्स, एफएमडीसी, ई कैट वगैरह ये सब मैंने पढ़ाई है। पाकिस्तान के हर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है और अभी मैं आपको वीडियो सोल्यूशन दूंगा इसका। इसके साथ साथ मैं एमडीकैट बुक्स का ऑथर भी हूँ। आई हैव रिटन लाइक मोर देन 3 बुक्स जो कि मार्केट में इस वक्त हैं, जो कि वेल फेमस, मोर फेमस बुक्स हैं। केमिस्ट्री में पॉकेट और उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बुक है और साथ में नम्स एंड नेशनल एमडीकैट की बुक है। तो इसलिए मेरे एक्सपीरियंस टुवर्ड्स एमसीक्यूज प्रिपरेशन एंड एमसीक्यूज डिस्कशन इज मोर देन एनीवन इन केपीके और इन पाकिस्तान। ये टेस्ट पीएमडीसी के सिलेबस के एग्जैक्ट मुताबिक है। अब हमारे साथ टेस्ट रहते हैं विच इज द बेस्ट सिस्टम देन ऑल सिस्टम्स है। सो इन ऑल ऑफ देम दिस इज द बेस्ट टेस्ट सिस्टम और मेरे ख्याल में यू शुड ज्वाइन दिस टेस्टिंग सिस्टम। एटलीस्ट यू शुड कम वंस एंड यू शुड सी कि भाई हमारा और बाकी जो टेस्ट सिस्टम है इसमें क्या फर्क है। बाकी आपको बहुत सारी जगहों में आप टेस्ट तो देते हैं और वो टेस्ट जब आप जाते हैं तो वहां पर एक सोल्यूशन मिलेगा, आपको एक कॉपी मिल जाएगी और आपको कहेंगे जाए भाई बस। सिर्फ उन्होंने एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है, पानी देते हैं वगैरह, 2 3 4 काम किए होते हैं और बस। और उसमें इनकी एमसीक्यूज अगर आप देखें तो और इनकी एमसीक्यूज देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा, क्योंकि एमसीक्यूज हम तैयार करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। इवन ये कि एट द लास्ट मोमेंट भी ऐसा हुआ है कि रात को कल टेस्ट था और हमने रात को फिर से एमसीक्यूज चेंज किए हैं, फ्लॉप एमसीक्यू, एंड वी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। एनीवेज, so let's talk about the very first MCQ, that is 69 number MCQ. Which of the following reaction when in equilibrium is unaffected by pressure? मतलब ये कि वो कौन सा रिएक्शन है नीचे वालों में से जो कि प्रेशर से इफेक्ट नहीं होता। ये पहला एमसीक्यू, द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू जो है ये है कहाँ से, ये है 69 नंबर, ये है ले चिटलियर प्रिंसिपल से। तो हम कहते हैं कि जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वहां पर प्रेशर अप्लाई करने से इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं होगा। हमारे साथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हाफ इंटू, ये हमारे पास ए है, यहाँ पर है हाफ इंटू प्लस हाफ O2, जो कि चला जाता है, इट गिव्स यू NO। ये है। अब सब गैसेस में है तो स्टेट मैंने लिखी नहीं है इधर, लेकिन ये सारी की सारी गैसेस में है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 70 नाइट्रोजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश ड्यूरिंग द हेबर प्रोसेस टू क्रिएट अमोनिया। जब अमोनिया प्रोड्यूस किया जाता है तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है? कहते हैं प्रोटीन अक्रिंग इन लिविंग बॉडीज, लिविंग बॉडी से। अमोनियम साल्ट ऑब्टेन इंडस्ट्रियली, ये बच्चों ने अक्सर ये गलत किया था, ये लगाया था कि अमोनियम साल्ट्स ऑब्टेन्ड इंडस्ट्रियली, वो समझे अमोनिया ऑब्टेन इंडस्ट्री, ये अमोनियम साल्ट्स है। नेक्स्ट है एयर, हवा, and the last one is mineral containing nitrates. So that is actually the option number C. So 70 is option number C. 71. The temperature maintained throughout the contemporary Haber process, यानी Haber process में ये टेम्परेचर कितना होता है? तो Haber process के लिए आपको याद होना चाहिए कि Haber process के लिए ये होता है 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शंस में आपने ये ढूंढना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 870, 270, 170 and 500, and of course 500 is the option. Next, a buffer solution is one that minimizes or prevent the change in ये इसके डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि pH is हम कहते हैं, सॉरी, बफर सोल्यूशन जो होता है which resists pH, हम ये कहते हैं ना, इसमें ऑप्शन है pH is the correct option. Okay, 73 में है the sum of ion concentration in a saturated solution of sparingly soluble
स्पेरिंगली सॉल्युबल। लफ्ज को देखिएगा, यहाँ पर लफ्ज दिया है स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल salt at 298 K raised to the power of the relative concentrations is equal to the product of the ion concentration। पहली बात, इस तमाम जुमले में जो पहला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आप इसको देखिएगा, ये इस्तेमाल हुआ है sparingly soluble। तो sparingly soluble, पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज sparingly soluble। और दूसरा उन्होंने दिया है कि the power of their relative concentration, in the power of their relative concentration is equal to the product of ion concentration। product of ion मतलब जितनी भी आयन होंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया Na प्लस और Cl-, ये है प्रोडक्ट ऑफ आयन कंसंट्रेशन। इसको हम स्पेरिंगली सॉल्युबल वाले को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं KSP। तो 73 नंबर इज A इज KSP। देखो आप जरा एमसीक्यू को देखिएगा, ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है ये KSP में हम मालूम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम KSP लेते हैं इज इक्वल टू, और फिर हम दोनों आइंस की प्रोडक्ट लेते हैं। तो अगर आप डिफिनेशन को देखेंगे ना, सिर्फ अल्फाज की हेराफेरी है जो आपको बताती है कि एक्चुअली KSP क्या है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट 74 says that by passing HCl gas 74 by passing HCl gas through its saturated aqueous solution, table salt in HCl can be cleaned by। देखो ये भी वही क्वेश्चन है कि अगर आपने NaCl को पानी में हल किया है, उससे आपने HCl पास किया, तो ये कहते हैं ये NaCl को साफ करता है। ये इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो इस प्रोसेस का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट है, याद रखना। कॉमन आयन इफेक्ट में ये होता है, कॉमन आयन इफेक्ट में कि आप सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं और फिर उसके बाद इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट को सप्रेस कर जाता है। सप्रेस का मतलब ये होता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो खत्म कर दिया जाता है, मतलब वो उल्टा वापस चला जाता है। तो आपके पास उसकी जो रिएक्टेंट्स है वो बन जाते हैं एंड देन इट इज क्लीन्ड। ओके, नेक्स्ट then it is 75 number and it says that a system at equilibrium can be disturbed by, एक सिस्टम को हम कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे हैं, ये एक्चुअली ले चैटलियर प्रिंसिपल है जिसमें हम ये कहते हैं कि इसको हम किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं by changing the concentration, by changing the temperature, by changing the catalyst, by changing the volume, pressure, etc. Anyways, equilibrium constant is affected by, कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे अफेक्ट किस चीज से अफेक्ट होता है? प्रेशर, वॉल्यूम या किससे? प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या ऑल, सबसे। याद रखना जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी है? विच इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर ओनली, और ये अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस इक्वेशन है जो कि अभी इस टॉपिक इस टेस्ट में हम पढ़ेंगे। अर्हेनियस इक्वेशन के मुताबिक जो अर्हेनियस इक्वेशन के मुताबिक जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। नेक्स्ट इज which of the subsequent claims is true, यानी which of the following is true, नीचे वाले में से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है? 77 कहता है कि if ionic product is more than KSP, solution is unsaturated। अगर ionic product is equal to KSP, ये super saturated है। अगर ionic product is less than KSP, it is unsaturated solution। या कहता है डी नंबर, KSP term is used for the solution which has molar concentration greater than 0.1। अच्छा, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जहां पर हम कहते हैं कि अगर जो आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, तो क्या होगा? गौर से देखना मेरी बात। ये हमारे पास KSP है, KSP में हम ये कहते हैं कि साल्ट पानी के अंदर डाला, हल हो गया, हम उनके आइंस देखते हैं, वो आइंस कम है KSP से। KSP जब होगा ना, KSP, तो ये पॉइंट अपने साथ लिख दीजिएगा कि जब KSP आएगा तो 8 KSP, 8 एट KSP पर क्या होता है? 8 KSP, जब KSP होगा ना 8 KSP, यहां पर हम कहते हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कौन सा? ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब आपने कहा, आपने के वो तो डाला, सॉल्ट डाला पानी के अंदर, सॉल्ट डालने के बाद सॉल्ट डाला और वो हल हो गया, लेकिन उसके आइंस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम है।
ये आइन आयनिक प्रोडक्ट का मतलब है जो आइंस है वो कम है KSP से, मतलब उनकी जो आइंस है वो कम है, उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आइंस कम होते हैं KSP से, आइंस कम होते हैं KSP से, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। गौर से मेरी बात सुनना, अगर आइंस बराबर होंगी KSP के, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर आइंस ज्यादा है KSP से, उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। समझ आ रही बात? तो इसलिए आइंस जितने हैं सॉल्यूशन में, आपने उनको देखना है। नेक्स्ट, फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, फॉर द रिएक्शन for the reaction H2 plus I2 to HI changes with। देखो सबसे पहली बात, अब इसको गौर से देखिएगा। कहते हैं कि मेरे पास रिएक्शन है, ये मैं डी इसका ऑप्शन लिखता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर इसका एक्चुअली जवाब है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये कहता है कि मेरे पास एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन है H2 प्लस I2 जो कि देता है आपको 2HI। ये है, देखो एमसीक्यू को गौर से सही समझना है। अगर मेरे पास ये रिएक्शन है तो ये अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं तो क्या ये इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा? हम कहते भाई नहीं चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर तभी चेंज कर सकता है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। समझ आ रही बात? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर सेम, देन द प्रेशर कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट, तो भाई कैटलिस्ट तो चेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम के साथ कोई काम नहीं है। इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एक ही ऐसा है जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करेगा? अर्हीनियस इक्वेशन के मुताबिक, जहां यहां पर हमने बात की, और इसका आखिरी एमसीक्यू जो है इस टेस्ट का, वो आपने जरूर देखना है, क्योंकि उस टेस्ट के आखिरी एमसीक्यू में हमने ये दिया है अर्हीनियस इक्वेशन क्या है। तो दैट इज द टेम्परेचर ओनली। नेक्स्ट है what happens when pressure is applied to the equilibrium ice and water। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, इसको गौर से देखिएगा। एंड दैट इज एमसीक्यू नंबर 79। और 79 में कहता है कि, ये कहता है कि अगर आपके पास, गौर से देखना मेरी बात, आइस है और दूसरी तरफ वाटर है और ये इक्विलिब्रियम में है, कंसीडर करो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इक्विलिब्रियम पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब एक तरफ आइस है, दूसरी तरफ वाटर है, और आप इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, यू अप्लाई द प्रेशर, और मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई आइस और वाटर दोनों पे होता है। अब मुझे बताओ कि ये इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट, कि कहां जाएगा। आप कहेंगे दोनों तो एक सेम चीजें हैं, लेकिन सिर्फ वो सॉलिड है। हाँ, ये है ना बात। अगर वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में अगर हैं, तो क्या करते हैं? दे मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अदर H2O मॉलिक्यूल्स। ये बाकी H2O मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे देखो, ऐसे, और ये परमानेंट हो जाते हैं। तो जब ये आइस होती है, यानी आइस है, याद रखना इनका वॉल्यूम 9% ज्यादा होता है, 9% ज्यादा होता है। तो याद रखना जब वॉल्यूम ज्यादा होगा और उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उधर जाएगा जहां वॉल्यूम कम होगा। आइस से, आइस का वॉल्यूम ज्यादा है वाटर से, वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो प्रेशर अप्लाई करेंगे, इस वक्त आइस से ये इक्विलिब्रियम जाएगा वाटर की तरफ, आइस से इक्विलिब्रियम जाएगा वाटर की तरफ, क्योंकि कम वॉल्यूम की तरफ जाएगा। एक्चुअली हम यही ढूंढेंगे, मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड, ज्यादा वाटर बनेगा, मोर अमाउंट ऑफ आइस इज फॉर्म्ड, या ज्यादा आइस बनेगी, वाटर चेंजेस टू वेपर, ये जाके वेपर्स में चले जाएंगे, या कोई चेंज नहीं आएगा। तो जनाब चेंज आएगा, एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर कौन ऑप्शन सही है? ए। नंबर 80, in which of the below reactions the unit of Kc is equal to concentration। अगर आप इसको देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है ये वाला। रिएक्शंस दी हैं आपको, मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं, और रिएक्शन से सुनिए, 2A जो आपको B देता है, A जो आपको B देता है, A जो आपको 2B देता है, और 3A जो आपको 2C देता है। यहां पर ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन क्यों सही है ये देखिएगा। 80 में करेक्ट ऑप्शन इसलिए है ना कि हमें A है जो कि हमें देता है 2B। मैं इसका KC लिखूंगा, तो KC में ऐसे लिखूंगा, देखो 2B डिवाइड बाई A, इसी कंसेंट्रेशन ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा,
अब मैं लिखूंगा इसकी जगह कंसंट्रेशन स्क्वायर एंड नीचे कंसंट्रेशन, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, मेरे पास रह जाएगा कंसंट्रेशन ओनली। तो इसकी ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन है वो सी है। और कंसंट्रेशन जो है वो किस रिएक्शन में होगा, जब हमारे पास ऐसा रिएक्शन होगा, एक देखो रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट एक ज्यादा है, प्रोडक्ट में एक ज्यादा है, पर इसकी यूनिट होगी कंसंट्रेशन प्लस वन। अगर याद रखना उल्टा करें, अगर ऐसा हो, ये तो हो गया आपकी एमसीक्यू का ऑप्शन, मैं उल्टा वैसे और ऑप्शन बताता हूँ अगर 2A और B है, मैं कहता हूँ इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप कहोगे कंसंट्रेशन माइनस वन। अगर प्रोडक्ट में ज्यादा है तो ये कंसंट्रेशन प्लस वन है, रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट ज्यादा है, एक कंसंट्रेशन माइनस वन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ द फॉलोइंग सिस्टम रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम इज ट्रू, कौन सा ठीक है? 2SO2 प्लस O2 अब है 2SO3 देता है, और इसकी जो वैल्यू है वो है डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 198 किलो जूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विद राइज इन टेम्परेचर, Kp फॉल्स विद इंक्रीज इन प्रेशर, value of Kp is equal to Kc and the value of Kp will be remain constant। क्वेश्चन पहला ये है, the value of Kp falls, Kp कम होता है जब हम क्या करते हैं ज्यादा। पहली बात ये है कि जो 81 ये 80 जो है वो सॉरी 80 का ऑप्शन है ए, ये जो मैं कर रहा था ये 81 नंबर एमसीक्यू था, ये है सी 82 एमसीक्यू सेज कि अगर हम ऐसा करें, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लेकिन क्यों है मैं समझाना चाहूंगा। ओके, वैसे ना कि हमारे पास अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस है, जो भी वैल्यू दी है, लेकिन ये माइनस 198 है। अब मुझे बताओ कि अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे, टेम्परेचर हाई करेंगे तो क्या होगा? देखो, जब ऐसा रिएक्शन है इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, इसका टेम्परेचर हाई करने से रिएक्टेंट बनते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम को मतलब किसी रिएक्शन को जब आप हीट देते हैं, इट फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर करेगा, यानी एंडोथर्मिक साइड पे जाएगा। लेकिन ये तो एक्सोथर्मिक है, तो जब एक्सोथर्मिक है ये उल्टा जाएगा, फिर इट विल गो बैकवर्ड। डू अंडरस्टैंड? द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 83 it says if Kc has a low value what does that imply, इसका मतलब क्या है अगर वैल्यू है लो है? देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच सेज इक्विलिब्रियम इज लेस और फेवर टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। Kc, इसका मतलब ये है कि अगर Kc की वैल्यू लो है, लो Kc लो है, मतलब ये कि लेस प्रोडक्ट मोर रिएक्टेंट। Kc लो का मतलब होता है कि वहां पर प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है, तो जब रिएक्टेंट ज्यादा होंगे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, तो ये फेवर कहां होगा? ये प्रोडक्ट की तरफ होगा। अगर आपको कहते हैं Kc ज्यादा है, इन केस Kc ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा है और ये बैकवर्ड जाएगा, लेकिन यहां पर कहा है अगर Kc की वैल्यू कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा है, और रिएक्टेंट जब ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यू 84, इक्वेशन फॉर द कनेक्शन बिटवीन Kp एंड Kc। तो 84 ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम कहते हैं Kp और Kc जो बराबर होता है, हम कहते हैं Kp इज इक्वल टू Kc और RT इस, ये आपने सिर्फ याद रखना है, इसमें इतना कुछ वो नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है। अच्छा, 85 नंबर एमसीक्यू 85 सेज if Kc is equal to true the extent of reaction is, Kc अगर true है तो extent of reaction क्या है? हम कहते हैं ये 66.6% है। अब कहेंगे सर कैसे? देखो गौर से मेरी बात सुनो, Kc मैंने लिखा और Kc में लिखा कि अगर Kc 2 है तो 2 का मतलब है 2/1 है, ठीक है। अब हम अगर ये टोटल कितना है ऊपर नीचे, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट 2 + 1, ये हमारे पास 3 है। कंसिडर करो ये हमारे पास 100% है टोटल, तो 100% में 2 क्या है? वो प्रोडक्ट है, 1 क्या है? रिएक्टेंट है। तो मैं डिवाइड करूंगा बाई 2/3। जब मैं बाई 3 करूंगा ना, इससे आएगा 33.3%, राइट? एक हो गया, लेकिन ये 2 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा विद 2, ये हो जाएगा 66.6%, ऐसा आता है। 86 number, which of the following equations accurately describes the methane's standard enthalpy of formation? मीथेन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने बतानी है और आपने बताना है कि भाई ये कैसे।
तो हम ही कहते हैं कि कौन सा ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड स्टैट्स में सब चाहिए। किसमें चाहिए? स्टैंडर्ड स्टैट में। तो हमारे पास जो कार्बन होता है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। ये जब मिलता है हाइड्रोजन इन H2 गैस के साथ, ये हमें जो मीथेन देगा, दैट इज द दिस वन इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। 86 यूनिट ऑफ एंट्रोपी, तो याद रखना यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जॉल पर केल्विन। 88 number says which of the following is considered spontaneous। इनमें से spontaneous कौन सा है? हम spontaneous हमेशा कंटिन्यूस होता है, खुद ब खुद होता है, ठीक है। और एक दफा स्टार्ट हो जाए, मतलब उसको कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चूल्हा जलाते हैं तो आपको सबसे पहले इग्निशन देनी पड़ती है, तो जब आप इग्निशन देंगे उसके बाद ये खुद ब खुद होता है। तो हम ये कहते हैं दिस इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है 89 नंबर ऑप्शन एमसीक्यू which says among the following which has the largest magnitude। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड नीचे वालों में से किसका है? हम कहते हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देखो वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये तीन दिए हैं। तो इनमें से याद रखना हमेशा सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखना सब्लिमेशन, मैं बल्कि आपको कहूँ सब्लिमेशन जो है वो ज्यादा है किससे? फिर है वेपोराइजेशन से। और कंडेंसेशन तो खैर ये तो वो है, कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज नॉट एंडोथर्मिक प्रोसेस। सब्लिमेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस और जो वेपोराइजेशन है वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एमसीक्यू नंबर 90। Okay. MCQ number 90 says, in which of the following delta H is positive reaction। डेल्टा H किसके लिए पॉजिटिव है? तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होता है। डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके। 91 इट सेज हेस्ला स्टेट्स दैट डेल्टा H, याद रखना हेस्ला के मुताबिक जो समेशन ऑफ डेल्टा H है वो जीरो होता है हमेशा। 92 व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, कहता है कि उस रिएक्शन का नाम क्या है जब कांस्टेंट प्रेशर हम लेते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन, उसको हम चेंज इन इंथैल्पी कहते हैं, दैट इज चेंज इन इंथैल्पी। ये ऑप्शन नंबर डी है, चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा एच। ओके, हम कहते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, हम इसको ये कहते हैं, ये है। नेक्स्ट 93 what happens if the volume of the system is maintained constant and heat is provided। क्या करते हैं, मतलब ये कि आपने एक सिस्टम लिया, देखो गौर से मेरी बात, ये आपने सिस्टम लिया, ठीक है, और इसका ढक्कन आपने बंद रखा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट है, आप इसको हीट देते हैं तो क्या होगा? अंदर की जो मॉलिक्यूल है इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। हम कहते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी, जो इसको यू कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाती है। तो इंटरनल एनर्जी या हम कहते हैं डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कम्स। देखो आपने ढक्कन बंद किया है, फिक्स किया है, हीट देते हैं तो ये ढक्कन ऊपर नहीं जाता, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई वर्क नहीं होता, सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज एंड नो वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग। तो 93 नंबर और है ऑप्शन नंबर ए। ओके। 94 there are 60 gram of ice and 60 gram of water is a mixture। if mixture loses 60 joule of heat then what will happen। हम कहते हैं भाई अगर ये लूज करेगा टेम्परेचर तो ये क्या करेगा? फ्रीज होगा। देखो अगर किसी सिस्टम को आप हीट देंगे तो ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपर्स की तरफ जाएगा, लेकिन अगर वो हीट लूज करेगा तो ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएगा। तो एक्चुअली दिस इज ऑप्शन नंबर ए, यानी वाटर विल फ्रीज। ओके। 95 which of the following reactions exhibit the greatest rise in entropy। entropy सबसे ज्यादा किस में होती है? mixing of salt, melting of ice, sublimation of a salt, and water condensation। so that is actually C, sublimation of salt। ये आता है sublimation of salt है। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं 96 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 96।
95 है सी। नाइन्टी सिक्स। Which of the following reaction causes the system temperature to rise above the surrounding area? ये हमारे पास एक्सोथर्मिक सिस्टम होता है कि जिसमें देखो एक एक्सोथर्मिक सिस्टम है, इसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन तो रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर राइज होगा, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक सिस्टम। नेक्स्ट है 97। 97 नंबर कहता है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों रिएक्शन करेंगे और साल्ट बनाएंगे तो एक वैल्यू जो आपको याद रखनी है वो है -57.4 किलो जूल पर मोल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, यू शुड मस्ट रिमेंबर, ये आपको याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है इनकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो -57.4 है। अगर कहीं पर आप साल्ट, एसिड और बेस ऐड करते हैं और साल्ट बनता है, उनकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.4 किलो जूल पर मोल से कम है, यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। The reaction X plus Y has an enthalpy change of 10 kg. If this reaction were broken down into 3 phases, the overall change, ये कहता है कि एक रिएक्शन है, मतलब ये 98 नंबर एमसीक्यू है, x प्लस वाई है जो कि प्रोडक्ट देता है। अभी हमारे पास x स्टेप नहीं होता बल्कि स्टेप नंबर 1 में हो जाता है, एक्स वाई बन जाता है, फिर x माइनस वाई बन जाता है, फिर जो भी बन जाता है और फिर यहाँ पर आता है। 3 स्टेप्स हो गए फॉर एग्जाम्पल ऐसे। ये कहता है कि बताओ यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है और यहाँ पर Q1, Q2, Q3 क्या ये बराबर होंगे? हाँ जी, ये बराबर होंगे। तो हम कहते हैं इट रिमेन्स सेम। ए 99 ये हिस लॉ के मुताबिक है। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन है? तो हमारे पास टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह स्टेट फंक्शन होते हैं और वर्क एंड हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, थिंक ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 2C प्लस 2O2 2CO2 देता है हमें। ये कहता है कि इसकी हीट है -395 किलो जूल। ये कौन सा ठीक है नीचे वाला? बस द रिएक्शन गिव्स द हीट ऑफ फॉर्मेशन, नो, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखो आपको डेल्टा एच दिए है जो नेगेटिव वैल्यू है, ये पहले भी हमने एक्सप्लेन की। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो ये एक्सोथर्मिक है, अगर सॉरी एंडोथर्मिक है, और अगर नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक है। हम यहाँ कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक वैल्यू, ये H2 में भी यही है कि अगर वैल्यू आपके पास माइनस में है, डेल्टा एच की वैल्यू, वो एक्सोथर्मिक है। तो आपको कहते हैं वैल्यू दी है ऊपर और आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लंबी छोटी चीजें बताई है, तो आपने बताना है कि भाई ये इसका जवाब है बी। ये आपको सिर्फ और सिर्फ वो करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी जो है वो बराबर होता है किसका? हम कहते हैं भाई याद रखना 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जॉल का, 4.184 जॉल। देखो ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है? जो वैल्यूज हमने आज के टेस्ट में बताई है ये सारी वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, इफ डेल्टा ई ऑफ सिस्टम इज क्यू, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द सिस्टम। हम कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम में डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू का बराबर है, मतलब हीट देते हैं और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। तो बात इसके बारे में हमने बात की कि अगर आप इसको हीट देते हैं अंदर से और ये आपने फिक्स किया है और कुछ नहीं होता, हम कहते हैं ये क्यू जो आप देते हैं इधर से हीट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ई यानी अंदर की हीट चेंज होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। हम कहते हैं इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। 102 नंबर का ऑप्शन है द सिस्टम हैज कांस्टेंट वॉल्यूम। 103 एक्सेप्ट फॉर 1, एक नीचे वाले में से, बाकी सब एंडोथर्मिक है। देखो सॉलिड को लिक्विड में ए में कन्वर्ट किया है, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, आप हीट देंगे वो एंडोथर्मिक होगा। अगर गैस को गैस वाली से दूसरा बनाएंगे, आप गैस की कन्वर्ट करेंगे तो वो भी एंडोथर्मिक होगा। फिर आप N2 प्लस O2 चेंज करके तो वो भी एंडोथर्मिक है। और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है जहां पर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। गैस को मतलब ये कि आपके पास वेपर्स हैं, उन वेपर्स को आपने कन्वर्ट करना है लिक्विड में, पानी में, तो क्या होगा? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है? ये जनाब बताओ कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ओके 104 ओके नेक्स्ट इज 104 कहता है which of the following reaction is exothermic and then you can understand the one having negative value जिसके पास negative value होगी what what pair has the highest enthalpy of neutralization strong acid और strong base तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी is the correct जो कि KOH और HCl है okay in the lab a scientist prepared a chemical he discovered that it comes in two different forms powder और क्रिस्टलाइन में फिर आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर रेट ऑफ रिएक्शन याद रखना हमारे पास पाउडर हैज मोर हाइट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सी हैज हायर रेट ऑफ रिएक्शन और फिर उसके बाद है बोथ ए एंड सी सेम रेट ऑफ रिएक्शन एक आपके पास बताता है एक पाउडर फॉर्म में है और दूसरा क्रिस्टल फॉर्म में है तो रेट ऑफ रिएक्शन किससे ज्यादा होगा याद रखना जब आपके पास एक क्रिस्टल होगा यानी सॉलिड फॉर्म और दूसरा पाउडर है तो पाउडर का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन 107 स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है तो हम उसमें स्पीड को कैसे मालूम करेंगे स्पीड ऑफ ऑरल एस्टेब्लिश्ड बाय कहते हैं फास्टेस्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ऑल स्टेप या ऑर्डर कौन बताता है तो हमें स्लोएस्ट स्टेप बताता है उसके बारे में उसके मैकेनिज्म के बारे में एंड स्लोएस्ट स्टेप टेल्स अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी द स्लोएस्ट स्टेप 108 the step reaction the step reaction is given below आपके पास दो रिएक्शन दी हैं एक स्लो स्टेप है एक फास्ट स्टेप है कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है याद रखना स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप नेक्स्ट रेट आपको दिया है कि के ए की कंसंट्रेशन 2 और बी की कंसंट्रेशन B2 है अब बताओ इसमें कितना इंक्रीज आएगा यानी आपको ए की कंसंट्रेशन 2 और बी की कंसंट्रेशन 2 ये अगर आपको दिया है फिर आपको कहते हैं कि बताओ कि अगर ए और बी को डबल करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा हम कहते हैं 8 टाइम्स इंक्रीज आएगा दैट इज एक्चुअली द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन 110 अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ याद रखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट 111 ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज टू लैक्टेज बाय लैक्टेज एंजाइम इज एंजाइम के जो भी रिएक्शन होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ठीक है डी इज जीरो ऑर्डर एंजाइम की रिएक्शन जीरो ऑर्डर होते हैं नेक्स्ट द रिएक्शन रेट ए और बी कहता है ये दिए हैं आपको और ए ऐसे ही है ये ए पर कुछ नहीं है और बी है ठीक है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर है दोनों मिला के थर्ड ऑर्डर है ये वाला है ये आपको कहता है कि इसका वो बताओ ऑर्डर हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए बी कहते हैं थर्ड ऑर्डर ओवरऑल सेकंड इन ये और ऑल ऑफ द ऑल करेक्ट इसमें है डी यानी ऑल करेक्ट यानी ये फर्स्ट ऑर्डर भी है ये सेकंड ऑर्डर है दोनों मिला के थर्ड ऑर्डर है ठीक है नेक्स्ट कहता है व्हेन ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस इसमें दो फॉर एग्जांपल है और मैं आपको ये कहता हूँ ऐसे रिएक्शन है और मैं आपको कहता हूँ कि ये जो ए है ये एक्सेस में है लार्ज एक्सेस में है और बी नहीं है अब बताओ कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो तो आप कहेंगे सर सिर्फ ये है तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा तो 114 का सॉरी 113 है 113 का जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑर्डर यानी ए 114 द रेट इक्वेशन कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सपोनेंशियल इज सम ये जो एक्सपोनेंट होते हैं ऊपर वाले ये वाले इसको हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नेक्स्ट 115 अगर आपको एक रिएक्शन दिया है रेट है k इज इक्वल टू rx ठीक है और आप इज द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन Rx plus H2O अब बताओ द कंसंट्रेशन इफ द रिएक्शन रेट इज डबल अगर हम रेट को डबल करेंगे तो क्या होगा हम कहते हैं यहाँ पर दिया है कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज डबल H2O डबल होगा कंसंट्रेशन ऑफ Rx इज डबल इज रिड्यूस टू हाफ ये हाफ होगा और फिर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ Rx and H2O डबल and none of these so this is actually none of these so 115 is D okay 116 which of the following is used to determine order of reaction order of reaction किससे हम डिटरमिन करते हैं तो भाई ये एक्चुअली सॉल्यूशन कॉपी में हमने दी भी है कि अगर आप 116 में जाएंगे तो आपको बकायदा बता दिया जाएगा कि
जो प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से हैं। ये मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल, देखो ये हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पर दिया है डिफरेंशियल मेथड, ग्राफिकल मेथड, हाफ लाइन मेथड या ऑल, तो ऑल है। मैं आपको सारे के सारे बताता हूँ इधर से। हमने 5 के 5 प्रोसेसेस हैं, सारी की सारी दी हैं। नंबर 1 मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल, नंबर 2 हाफ लाइफ मेथड, नंबर 3 डिफरेंशियल मेथड, नंबर 4 मेथड ऑफ लार्ज एक्सिस, नंबर 5 ग्राफिकल मेथड। ये 5 मेथड्स हैं जो कि हमने सोल्यूशन के इसमें डिटेल में दिए हैं। नेक्स्ट कहता है कि एमसीक्यू that is 110, for every 10 degree rise in temperature the rate of reaction is doubled, the increase is due to, ये क्यों होता है। हम जब क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 10 डिग्री तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ये क्यों होता है, याद रखना, जब हम टेम्परेचर डबल करते हैं तो कोलिजन जो है वो ज्यादा होता है। यहाँ पर हम कहेंगे कोलिजन ज्यादा होता है। हम ये ऑप्शन नंबर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन 117 इज डी, 117 D, 118, 119, 120, 121, and the last one 122. So we are just closer. Okay. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसको हम उसकी यूनिट क्या है, तो याद रखना उसकी यूनिट होती है पर सेकंड। 119 व्हेन अ कैटलिस्ट इज यूज्ड, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, अगर कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी, तो कम होगी। दैट इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी। 120 जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज मेजर्ड बाय, उसकी मतलब ये कि इसकी यूनिट क्या है, याद रखना जो जीरो ऑर्डर होता है उसकी यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ये -1 यही है। Okay, the experimental relationship between rate of equation and concentration of reaction, that is called Rate law. 121 is Rate law. And 222, the last one, which of the following is correct expression for Arrhenius equation? और ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने दिया है क्योंकि K is equal to, ये है A E minus E A divided by RT। ये इक्वेशन आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। And that is all about the discussion of today's test। ये थी डिस्कशन एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को ये टेस्ट डिस्कशन पसंद आई होगी। हमने हर एक एमसीक्यू को डिस्कशन की है, आप उसको रिटन फॉर्म में भी देख सकते हैं, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ फिजिकल एंड ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। विजिट करें योर्स कोचिंग अकेडमी, यूनिवर्सिटी रोड पेशावर, और उसकी जो दूसरी ब्रांच है वो है फकीराबाद में, जरिया कॉलोनी।